नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपीएससी इंसैट संतोष गावंदे में। तो हम इकोनॉमिक के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने लगभग आरबीआई, मुद्रा बैंकिंग वगैरह, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, बजट, इसके पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया है। लगभग हमने 2011 तक के पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया है। जहाँ पर जरूरत हो, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इस टॉपिक में हमने लगभग 1995 तक के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। इसी के साथ साथ हमने पॉलिटी के भी लगभग 30 सालों के सारे टॉपिक का एनालिसिस कर लिया है। तो आप उनका भी नीचे लिंक है, उसको जाकर देख सकते हो। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया हुआ है, हमने पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, ये टॉपिक उठाया हुआ है, जहाँ पर लगभग हम 2011 तक के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला टॉपिक रहता है, उसमें करंट जोड़ता रहता है, और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आने के कारण या फिर नए नए करंट अफेयर जुड़ने के कारण वहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रहते। इसी कारण हम 2011 तक के क्वेश्चनों को डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। लगभग इस टॉपिक से 2025 में लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप इस बात से इसका वेटेज लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन था कि वैकल्पिक निवेश कोष क्या होता है, और उसके मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन ये है कि वैकल्पिक निवेश कोष यहाँ पर हमें बताया गया है, ये सही है। वन सेकंड, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। हाँ, वैकल्पिक निवेश कोष। देखिए, वैकल्पिक निवेश कोष क्या होता है, मतलब देखो, शेयर मार्केट या फिर मुद्रा बाजार में निवेश करने के कुछ पारंपरिक साधन हैं। कुछ क्या है, पारंपरिक साधन है। जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, शेयर हो गए, उसके बाद क्या साझेदारी वगैरह हो गया। इन पारंपरिक स्रोतों के अलावा अन्य अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से जो निवेश किया जाता है ना शेयर बाजार में, तो उनको ही कहते हैं हम वैकल्पिक निवेश कोष, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखिए, बॉन्ड्स बॉन्ड्स ये जो है, ये तो पारंपरिक है, ठीक है। ये तो मतलब वैकल्पिक निवेश कोष में आता नहीं है। हेज फंड जो होता है, वहाँ पर यहाँ पर पता है क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर निवेशक होते हैं, वह अपना एक कोष बना लेते हैं कुछ लोग मिलाकर, और सबसे असुरक्षित जगह पर अपना पैसा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे मतलब अब देखो, आप बोलेगी कि सबसे असुरक्षित जगह पर पैसा लगा रहा है, इसका क्या मतलब रहेगा। मतलब ये रहेगा कि वहाँ पर रिटर्न जो होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा अधिक मिलता है। इसी कारण वह जो हेज फंड अपारंपरिक स्रोतों में आ जाता है। उसके बाद स्टॉक स्टॉक ये तो पारंपरिक स्रोत है हमारा, ठीक है। बॉन्ड और स्टॉक ये जो है हमारा पारंपरिक स्रोत है। और उसी के बाद जो बॉन्ड्स, सॉरी, उसको वेंचर कैपिटल जो है, वह अपारंपरिक स्रोतों में आ जाता है। इसी कारण ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो उनमें से हमारे कितने विकल्प सही है, तो हमारे यहाँ पर विकल्प जो है 2 सही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट BRSR क्या है। देखिए, मतलब इसके बारे में नीचे हमें ऑप्शन बताए गए, लेकिन BSR रिपोर्ट क्या होती है, मतलब देखो, जो कंपनियां वगैरह स्थापित होती है, वह अपने विकास के साथ साथ, मतलब अपने प्रोडक्शन करने के साथ साथ कुछ उसका पर्यावरण पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो वहाँ पर कंपनी स्थापित है, जहाँ पर फिर वहाँ पर के रहने वाले लोगों के जीवन पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब फिर उनका इसी को कंसेप्ट लेकर आए कि मतलब ये कहा गया है कि कंपनियां अपना विकास तो कर रही है, लेकिन उन कंपनियों के विकास के माध्यम से प्रोडक्शन, मतलब वो तो भले ही क्या कहते हैं, जो उत्पादन वो करा रही है, उसकी समाज में भी जरूरत है। वो डिमांड एंड सप्लाई या फिर सप्लाई के रोल को फॉलो कर रही है, लेकिन इसके माध्यम से बाकी अन्य पर्यावरणीय घटकों पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना होगा। तो उसी के माध्यम से ये बनाया गया है, और इसी के माध्यम से व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। मतलब वही कि उनके द्वारा, मतलब क्या क्या प्रोडक्शन किया, उनके द्वारा पर्यावरण को पर्यावरण, उसके बाद आर्थिक विकास को संवर्धित करने के लिए क्या क्या किया गया, वो रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है आरबीआई के पास। ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो क्या बोलते हैं, आरबीआई के पास उनको जमा नहीं करना होता है। वो रिपोर्ट उनको सीबी के पास जमा करना होता है। किनके पास जमा करना होता है, सीबी के पास। इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत में BRSR जमा करने वाली कंपनियां रिपोर्ट में ऐसे खुलासे करती है जो काफी हद तक गैर वित्तीय प्रकृति के होते हैं। जी बिल्कुल सही। मतलब यहाँ पर लगभग पर्यावरण, मानवाधिकार, उसके बाद कर्मचारी कल्याण, ऐसे गैर वित्तीय डाटा को वह
क्या बोलते हैं अपनी रिपोर्ट में लिख देती है। इसी कारण यहाँ पर हमारा जो कथन है वो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बॉन्ड धारक बनाम शेयर धारक, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉन्ड धारक और शेयर धारक में फर्क क्या होता है। देखिए लगभग बॉन्ड धारक यहाँ पर मतलब हमें इसको डेफिनेशन कहा मतलब यहाँ पूछ जा रही है, लेकिन अगर थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बता दिया जाए, एक्चुअल में जब कंपनी को क्या कहते हैं ऋण की जरूरत होती है, लेकिन वो अपनी कंपनी में ऋण की जरूरत, लेकिन पैसे की जरूरत है, लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने कंपनी में किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहती है, बस वो बाजार से उधार लेना चाहती है और कुछ समय के बाद वो उधार वापस करा देगी। इसके लिए जो कंपनियां हैं बॉन्ड जारी करती हैं, ठीक है। और इसी को मतलब जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं उन्हीं को बॉन्ड धारक कहा जाता है। फिर आता है शेयर धारक। शेयर धारक क्या होता है, कंपनियां कंपनियां अपना मालिकाना हक इसमें से किसी और को देती है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर कंपनी ने ग्रोथ किया तो उसके शेयर का भाव बढ़ेगा, तो जितना भाव बढ़ा है उसी को उसका लाभ मिलेगा, वो कंपनी का मालिक बन जाता है। या फिर उसने जो कंपनी में जो शेयर में निवेश किया उसका पैसा उसको जो कंपनी का शेयर बढ़ने के बाद लाभांश जो प्राप्त होगा उसी से प्राप्त होगा और उसका मूलधन वैसे बना रहेगा अगर वह करना चाहता है। तो अगर कंपनियां अपना शेयर को बायबैक कर लेती है तभी उसको उसका पूरा पैसा मिल सकता है। तो उसके के बाद उसके बारे में आगे बढ़ जाते हैं। किसी कंपनी में निवेश से मिलने वाले रिटर्न संबंध में आमतौर पर बॉन्ड धारकों को शेयर धारकों की तुलना में कम जोखिम माना जाता है। जी बिल्कुल सही। ये कथन क्यों सही है, क्योंकि अगर कंपनी अपना अच्छा डेवलपमेंट नहीं करती है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। तो फिर शेयर की वैल्यू गिर जाएगी तो फिर जो जिन शेयर धारकों ने शेयर खरीदे थे तो उनके शेयर की वैल्यू गिरने के कारण उनको लाभ कम हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड धारकों का ऐसा नहीं है, उन्होंने फिक्स टाइम पर कंपनी को इतना इतना लोन दिया था, वो उनको कंपनी का वैल्यू बढ़ती है गिरती है उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको उनका भुगतान दिया जाता है। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है। बॉन्ड धारक कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि शेयर धारक इसके मालिक होते हैं। जी हमने अभी बात की पहले कॉन्सेप्ट में, ये बात यहाँ पर सही है। पुनर्भुगतान के इस उद्देश्य से कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को शेयर धारकों पर प्राथमिकता दी जाती है। जी बिल्कुल सही, हमने अभी बात की कि अगर कंपनी को पैसे वापस करना तो सबसे पहले जो बॉन्ड धारक उनको पैसा दिया जाएगा, फिर बाद में शेयर धारकों को पैसा दिया जाएगा। इसी कारण यहाँ पर दोनों क्या कहते हैं तीनों कथन सही है। 1, 2 और 3 कथन यहाँ पर सही है और वो कथन 1 की व्याख्या भी सही से करती है। इसी कारण यहाँ हमारा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर वही एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं हम। भारतीय शेयर बाजार और विकल्प बाजार मतलब ऑप्शनल ट्रेडिंग, इसके बारे में पूछा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी विकल्प अनुबंधों में भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है जो एक बड़ी तेजी को प्रदर्शित करता है। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग आते हैं इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग उसको बड़ी मात्रा में हम भारत में आ जाता है। भारत का शेयर बाजार हाल ही के दिनों में तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि एक समय में इसने हांगकांग के बाजार को भी पीछे छोड़ दिया था। जी बिल्कुल सही, 2024 के इसमें यह ऐसा हुआ था। छोटे व्यवसायिकों को विकल्प बाजार के जोखिमों के बारे में चेतावनी देने या इस संबंध में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है। जी नहीं, जो भी क्या कहते हैं शेयर पूंजी बाजार का जो पूरा रेगुलेट है वो सेबी द्वारा किया जाता है। छोटे व्यवसाय को भी हितों का रक्षण भी सेबी द्वारा किया जाता है। उसका वो इसी के लिए बनाई जाती है, जो निवेश या फिर निवेश प्राप्तकर्ता और निवेशकर्ता इनके हितों का संरक्षण करने के लिए सभी बनाया गया। इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारा 1 और 2 कथन सही हो जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन थे, ये 2025 के क्वेश्चन थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। और अब हम लगभग 2000 क्या कहते हैं क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं 2024 के। वही हम मुद्रा बाजार पूंजी बाजार के कॉन्सेप्ट को मतलब इस टॉपिक को देख रहे हैं। 2024 का क्वेश्चन था यहाँ पर सबसे पहले, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विक उधार और उधार दायित्व निम्नलिखित में से इसके क्या साधन है। मतलब संपार्श्विक उधार और उधार दायित्व ये होता क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पर ऋणदाता और उधारकर्ता इनके बीच जो लेन देन की शर्तें हैं, शर्तों का निर्धारण इसमें हो जाता है। तो उसके साधन कौन कौन से हैं, तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए बॉन्ड बाजार यहाँ पर तो मतलब बॉन्ड बस क्या कहते हैं
यह धन सृजित करने का एक माध्यम है कि इस मतलब लगभग हम क्या है 100 रुपये का बॉन्ड जारी करते हैं, उसके ऊपर ईडी इतनी रहेगी, इसका परिपक्वता अवधि इतनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ऋणदाता यहाँ पर ऋण वगैरह नहीं दिया रहा है, इसी कारण ये यहाँ पर बॉन्ड बाजार जो है वो क्या बोलते हैं इसका साधन नहीं हो सकता है। विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी मतलब फॉरेन में हो रहा वहाँ पर शेयर में खरीद बिक्री, वो उसका साधन है, लेकिन उसका मतलब वो देशी घरेलू मार्केट में कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुद्रा बाजार, देखिए मुद्रा बाजार है इसका सही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर उधार दिया जाता है, ब्याज दरें वगैरह तय की जिससे कर इसका सही एग्जांपल जो मुद्रा बाजार है। शेयर बाजार में वही वहाँ पर इक्विटी का यहाँ पर लेन देन हो जाता है, इसी कारण यहाँ पर सही जो आंसर होगा हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा विंडो का उपयोग कर सकती है। अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि तरलता समायोजन सुविधा क्या होती है, लिक्विडिटी समायोजन, इसकी सुविधा क्या होती है। लगभग ये एक मनी मार्केट का मुद्रा बाजार का एक पार्ट है, जहाँ पर केवल विशिष्ट बैंक को ही धन उधार लेने का सुविधा दी जाती है। इसमें लगभग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें आ जाती है। फिर प्राइवेट बैंक इसमें आ जाती है। फिर राज्य सहकारी बैंक इसमें आ जाती है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में इसमें आ जाती है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक इसमें भी आ जाती है। देखिए ये जो बैंक है वो तरलता समायोजन सुविधा का लाभ ले सकती है। मतलब तरलता समायोजन सुविधा, इसका अर्थ क्या होता है, जब बैंक को कुछ एक दिन या फिर 7 से लेकर 14 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, 1 से 14 दिन तक की जो पैसे जरूरत पड़ती है, तो उस जरूरत के लिए इसका लाभ वो ले सकते हैं। इसी कारण लेकिन एनबीएफसी इसका लाभ नहीं ले सकती, इसी कारण पहला कथन हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां रख सकते हैं, जो बिल्कुल से कुछ मात्रा तक वो रख सकते हैं, कुछ वहाँ पर लिमिट लगा रखी है। उसके बाद भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए अलग अलग ट्रेडिंग क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म शामिल कर दिए गए हैं, जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। सही कैसे, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना म्यूचुअल फंड, ये इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है। इसी कारण दूसरा और तीसरा हमारे पर कथन सही हो जाता है, डी आंसर हमारे पर सही हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां में व्यापार कर सकते हैं। देखिए बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और खुदरा निवेशक, ये तीनों भी यहाँ पर क्या बोलते व्यापार कर सकती है, इसी कारण इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद उपरोक्त में से किसे वित्तीय साधन माना जाता है। वित्तीय साधन क्या है, जहां पर क्या बोलते हैं धन का आवाज, मतलब क्या कहते हैं पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। ईटीएफ क्या होता है, लगभग ये एक तरीके से निवेश ही है, लेकिन यहाँ पर निवेश जो है वो सामूहिक रूप से किया जाता है, सामूहिक रूप से निवेश किया जाता है। मतलब यहाँ पर जोखिम जो है वो विविध जो निवेशक उनके बीच बढ़ जाता है। लगभग 12 कंपनी की सूची है, 12 कंपनी सूची उनमें अलग अलग तरीके से जो धन जुटाएगा उसमें निवेश किया जाता है। मोटर वाहन देखिए ये एक, अगर आप अपने प्राइवेट यूज के लिए ले रहे हो तो एक अंतिम पूंजी है। अगर आप क्या कहते हैं कॉमर्शियल टैक्सी सर्विस के लिए ले रहे हो तो फिर एक क्या बोलते हैं उसको पूंजीगत वस्तु है। ठीक है। मोटर वाहन इसमें वित्तीय साधन में तो उसको नहीं माना जा सकता है। मुद्रा साहब मतलब क्या कहते हैं एक दो पक्षों के बीच मुद्रा की आवाजावी, मतलब क्या कहते हैं अदला बदली, इसको जो बोलते हैं। इसी कारण हमारा 1 और 3 जो ऑप्शन है वो वित्तीय साधन यहाँ पर माना जा सकता है। निम्नलिखित बाजार पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने पूंजी बाजार में शामिल है वो हमें देख लेना है। सरकारी बॉन्ड बाजार, जी बिल्कुल सही, ये यहाँ पर शामिल है। कॉल मनी बाजार, देखिए ये जो कॉल मनी बाजार रहता है ना, ये केवल बैंकों के बीच होता है। बैंकों को लगभग 1 नाइट के लिए यहाँ पर उधार मिलता है। ठीक है। 1 रात के लिए उधार की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। तो मतलब ये इसमें बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकती है, इसी कर ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ट्रेजरी बिल, लगभग ये जो है केवल ओनली केंद्र सरकार इसको जारी कर सकती है, इसको राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती है।
राज्य सरकार को अगर धन की जरूरत है वो स्टेट डेवलपमेंट फंड SDF वो जारी कर सकते हैं। तो मतलब ये लगभग दीर्घ अल्पकालिक निवेश लगभग यहाँ पर क्या बोलते हैं 1 साल से कम अवधि के लिए यहाँ पर निवेश प्राप्त किया जाता है टी बिल के माध्यम से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से। शेयर बाजार भी एक पूंजी बाजार के उद्यम जहाँ पर स्वामित्व का आदान प्रदान होता है। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। वित्त के संबंध में बीटा शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक शेयर मार्केट का टर्म है जहाँ पर एक संख्यात्मक मान है जो समग्र शेयर बाजार में बदलाव के स्टॉक के उतर चढ़ाव को मापता है। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, वही हमें डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सूचकांक बांड इंडेक्स क्या कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का लाभ क्या होता है? मतलब देखिए IIB का पहले आप मतलब समझिए कि इसका लाभ जाने से पहले इसका मतलब समझिए आप कि IIB का मतलब क्या होता है। देखिए कोई बॉन्ड जारी कर दिया गया, ठीक है, इस बॉन्ड में आपको क्या रिटर्न मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो एक किसी सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है। मान लीजिए उसको मुद्रास्फीति के साथ जोड़ा दिया जाएगा, मुद्रास्फीति के साथ इन्फ्लेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड की जो यील्ड रहेगी, यील्ड रेट वो भी बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो बॉन्ड की जो यील्ड रेट है या ब्याज दर है वो भी कम रहेगी। इसी कारण इसका लाभ क्या होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सरकार IIB के माध्यम से अपना उधार पर कूपन दरों को कम कर सकती है, जी बिल्कुल सही। IIB निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता सुरक्षा प्रदान करता है, जी बिल्कुल सही। IIB पर प्राप्त ब्याज पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं है, जी बिल्कुल यहाँ पर गलत, क्योंकि ये टैक्स के अंतर्गत आता है। मान लीजिए मतलब आपने 100 रुपये उधार दे दिया और अनफॉर्चुनेटली आपका लक था और लगभग वो 1000 रुपये हो गया, तो उस 1000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी कारण तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है और हमारा 1 और 2 हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के संदर्भ में हाल ही में समाचार में रहे अक्सर शब्द अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के सबसे अच्छी तरह को दर्शाता है? इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हैं हम, अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। तो इसकी मतलब हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि एक कंपनी क्या कहते हैं, एक भारतीय कंपनी का एक विदेशी उद्यम जो निवेश करता है और अपने निवेश से उत्पन्न होने वाले मुनाफे पर विदेशी देश में कर का भुगतान करता है। देखिए इसका जो सही डेफिनेशन वो एक ही इसका नहीं, मतलब ये विदेशी देश में कर का भुगतान कर के संबंध में नहीं है। ये एक विदेशी कंपनी शेयरों को स्थानांतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित संपत्तियों से अपना पर्याप्त मूल्य प्राप्त कर लेती है। इसका सही डेफिनेशन हो जाता है। परिवर्तनीय बॉन्ड हमने अभी देखा वही कि निम्नलिखित विचार उसके ऊपर विचार करना है हमें। और हमने मतलब अभी मुद्रास्फीति वाला बॉन्ड देखा। परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होता है एक्चुअल में, ये किसी वही उसमें भी कॉन्सेप्ट ये है किसी सूचकांक से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि WPI सूचकांक या CPI सूचकांक से जुड़ा होता है या मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ा होता है। वो हमने पीछे जो देखा वो डायरेक्टली मुद्रास्फीति के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब विचार करना है इस कथन पर, क्योंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए एक्सचेंज करने का विकल्प होता है, इसलिए परिवर्तनीय बॉन्ड कम ब्याज दर पर भुगतान करते हैं। थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में सही व्याख्या ये है, वो इंडेक्स बॉन्ड होता है, वो हमने पिछले बार उसको सही व्याख्या की थी। परिवर्तनीय बॉन्ड ये होता है मतलब आपने उस बॉन्ड में अगर क्या बोलते हैं उसे, आपने बॉन्ड खरीदा था, ठीक है, बॉन्ड की अवधि पूरे होने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा शेयर में। इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं परिवर्तनीय बॉन्ड। या फिर आपने शेयर लिए थे, शेयर धारकों को इसमें बॉन्ड में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही तो जो है बॉन्ड शेयरों में कन्वर्ट होते हैं उनको परिवर्तन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए एक्सचेंज करने का विकल्प होता है, इसलिए परिवर्तन बॉन्ड कम ब्याज दर पर भुगतान किया जाता है, जी बिल्कुल सही। इक्विटी के बदले का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के लिए कुछ एक हद तक इंडेक्शन प्रदान करता है, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। भारतीय सरकार के बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? देखिए यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, अगर वहाँ पर ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो फिर हमारे यहाँ के निवेशक वहाँ पर चल जाएगी, इससे कारण हमारे यील्ड रेट कम हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, अगर हमारे RBI क्या कहते हैं ब्याज दर बढ़ा देती है, घटा देती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, तब भी हमारे बॉन्ड यील्ड प्रभावित हो जाते हैं।
ठीक है, मुद्रास्फीति और वैकल्पिक अल्पकालिक ब्याज दरें, जी बिल्कुल से अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो फिर अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़ जाएगी, घट जाएगी। वही इसी कारण तीनों यहाँ पर वहाँ पर इफेक्ट डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो हमें शामिल वो देखना है। प्रत्यक्ष सॉरी विदेशी मुद्रा परिवर्तन बॉन्ड, मतलब क्या बोलते हैं हम, अगर हमने कोई बॉन्ड खरीदा था वो विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमारे कंपनी में निवेश करते हैं, कुछ शर्तों के साथ वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद इसको बोलते हैं ग्लोबल जीडीआर। जीडीआर मतलब हमने हमारे जो नागरिक है वह अन्य देशों के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उसके बदले उनको जो रिसिप्ट मिलती है उनको हम जीडीआर कहते हैं। इसको अनिवासी बाहरी जमा, तो क्या बोलते हैं, ये प्रश्न एक तरीके से होता है, तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल नहीं होता है। 1 2 3 हमारा ये यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल होता है, इसके कारण हमारा आंसर जो हो जाएगा कथन ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीमैट खाते के माध्यम से खुदरा निवेशक प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। डीमैट अकाउंट क्या होता है? किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, उसी के लिए जो अकाउंट है वो डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, आरबीआई एक भारतीय रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है। जी बिल्कुल सही। एनएसडीओ इसको बोलते हैं हम एनडीएसओएम अकाउंट। ये गवर्नमेंट के प्रतिभूति में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करने हेतु एक अकाउंट है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को भारत आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया जाता है। जी नहीं, इनको जो मतलब इसको प्रवर्तित मतलब क्या? सुरक्षित। तो इनको जो सुरक्षित किया जाता है वह लगभग सेबी द्वारा किया जाता है। सुरक्षित उसको सेबी करती है। 1 सेकेंड, इसे कौन करती है सुरक्षित? सेबी से करती है। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 यहाँ पर सही हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक सुरक्षित वचन पत्र है। वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर सीडी इसको कहते हैं। जी बिल्कुल सही। ये लगभग 1 साल से कम अवधि के लिए इसको जारी किया जाता है। ठीक है। जमा प्रमाण पत्र आरबीआई द्वारा किसी निगम को जारी किया जाने वाला दीर्घकालिक साधन है। जी जमा पत्र इसको हम सीडी बोलते हैं। ये जो है आरबीआई द्वारा तो नहीं, लेकिन जो बैंक के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश करने का माध्यम है, बैंक उसको किसी को दे सकती है, उसके ऊपर वो ब्याज वगैरह ले सकती है, धन उधार ले सकती है, इसी कारण आरबीआई नहीं। दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो गए, हमारा ये 2 ऑप्शन कट गए। कॉल मनी एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग अंतर बैंक लेन देन के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही। ये लगभग 1 नाइट के लिए उधार दिया जाता है, इसी कारण तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निगमों को जारी किए जाने वाले ब्याज वाले अल्पकालिक बॉन्ड है। जी नहीं, इस क्या बोलते हैं, अल्पकालिक बॉन्ड है। जी नहीं, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। हमारा जो कथन सही होगा 1 और 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। तो यह काफ़ी हद तक गैर ऋण सृजन पूंजी प्रवाह है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एफडीआई जो है वह उसके प्रति अगर एफडीआई बेस में आता है उसके प्रति आपको क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा राशि बाहर नहीं देनी होती, जो लाभ प्राप्त होगा वो वही बाहर जाता है। तो अगर बाकी ऑप्शन के बारे में देखा जाए तो अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध कंपनी में पूंजी उपकरणों के माध्यम से निवेश। देखिए सूचीबद्ध नहीं, ये गैर सूचीबद्ध कंपनी में भी आ सकता है। यह निवेश जिसमें ऋण सेवा शामिल, देखिए नहीं, इसमें ऋण नहीं मिलता है, इसमें लाभांश मिलता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किया गया निवेश है। देखिए सरकारी प्रतिभूति, गैर सरकारी प्रतिभूति, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। इसी कारण इसका जो सही विशेषता जो है वह काफ़ी हद तक गैर ऋण वाली पूंजी प्रवाह, इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहता है? इसको भागीदार नोट, पी नोट, इसको हम क्या कहते हैं? पी नोट कहते हैं। पी नोट ये होता है कोई भारत के बाहर का कोई निवेशक है,
हाँ, वो भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है, शेयर बाजार में, लेकिन वह अपनी पहचान जो गुप्त रखना चाहता है। ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कोई जॉन नाम का कोई क्या कहते विदेशी निवेशक है, उसने किसी वित्तीय मध्यस्थ के माध्यम से या फिर क्या बोलते हैं, ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर के माध्यम से भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर दिया। ठीक है, उसने निवेश कर दिया, लेकिन अब उसको क्या गारंटी है कि मतलब मेरा पैसा निवेश कर दिया गया। तो उसको ब्रोकर द्वारा एक क्या बोलते हैं, एक ये दिया जाता है, रिसिप्ट दी जाती है। जो रिसिप्ट दी जाती है उसी को हम कहते हैं पी नोट। ठीक है, उसे हम पी नोट कहते हैं। जमा प्रमाण पत्र, सीडी, ये तो अंतर बैंक लेन देन के लिए या फिर बैंकों को उधार करने के लिए, उधार लेने के लिए बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र, ये कंपनियों द्वारा अपने देश का उधार 1 साल से कम अवधि के लिए उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। वचन पत्र, ये भी इस तरीके से एक माध्यम है जिसको बॉन्ड बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन सेवा करता है, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिभूति का नहीं। जी, ऐसा वो भेदभाव नहीं करता है, वो राज्यों का भी करता है, इनका भी करता है। इसी कारण पहला कथन गलत हो गया। टी बिल भारत ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा कोई ट्रेजरी बिल जारी नहीं किया जाता। जी बिल्कुल सही। जो अगर राज्य सरकार को, अगर उनको क्या कहते हैं, फंड की जरूरत है, तो वह स्टेट डेवलपमेंट फंड वह जारी कर सकते हैं। टी बिल ऑफर समतुल्य से छूट पर जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही। टी बिल जो है वह लगभग कूपन दर पर जारी किए जाते हैं। मतलब अगर क्या कहते हैं 100 रुपये का टी बिल है, तो वह लगभग 90 रुपये में जारी किया जाएगा। जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी, तब उसको 100 रुपये में उसके वापस कर दी जाएगी। इसी कारण हमारा जो 2 और 3 है वो कथन सही हो जाएगा। सरकार के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या था? देखिए 2025 के बजट में इसको बंद कर दिया। इसी कारण ये क्वेश्चन अभी रिजल्ट में आ रहा। इसी कारण मतलब हम ज़्यादा पीछे जा नहीं रहे इकोनॉमी में, बाकी सर्वे में हम ज़्यादा पीछे जाने वाले। तो चलो आ गया क्वेश्चन, एक बार उसको देख लेते हैं। भारतीय घरों में पड़े बेकार सोनों को अर्थशास्त्र में लाना। जी बिल्कुल सही। सोने और आभूषण क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देना। जी बिल्कुल सही। सोने की आयात पर भारत की निर्भरता कम करना। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाला आईएफसी मसला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्डों की पेशकश करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। जी बिल्कुल सही। वे रुपये मूल्यवान बॉन्ड है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए ऋण वित्त पोषण का स्रोत है। जी बिल्कुल सही। देखो विदेशों में ये बॉन्ड लगभग इंग्लैंड में ये बॉन्ड रुपये में जारी कर दिया जाता है। इसी कारण दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। उद्यम पूंजी का अर्थ क्या है? वही मतलब ये हमारा बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो नए उद्यमों को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी जो होती है वो उद्यम पूंजी ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। 2012 का क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारत में कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी होल्डिंग और विदेशी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से वित्त पोषित कंपनी। जी बिल्कुल सही, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल हो जाता है। लेकिन पोर्टफोलियो निवेश ये इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब भी थोड़ा ब्याज दर या हवा हो जाती है वो अपना निवेश वापस खींच ली जाती है। इसी कारण ये कथन यहाँ पर क्या कहते हैं 1, 2, 3, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। 2011 का क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो देखिए क्या कहते FII, फॉरेन पोर्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ये बेहतर प्रबंधन कौशल और तकनीक लाने में मदद करता है, जबकि FDI केवल पूंजी देता है। जी नहीं, उल्टा है। FII सामान्य रूप से पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है, जबकि FDI केवल विशिष्ट को लक्षित करता है। जी बिल्कुल इसका सही आंसर है। FDI सामान्य रूप से केवल द्वितीयक बाजार में प्रभावित होता है, जबकि FDI केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। यहाँ पर थोड़ा क्या ट्रांसलेट थोड़ा सा यहाँ पर हो चुका है। इसे कर हमारे जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए गए हमारे PPT में, तो फिर देख लेते हैं आगे इनका क्या है। विदेशी निवेश की भाषा में बियर का अर्थ क्या है? देखिए शेयर बाजार की एक बियर, बुल या फिर
ट्रेजेडिया मंडलिया है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, तो वही निवेशक को लगता है कि किसी विशेष सुरक्षा कीमत गिरने वाली, तो वो उसी का ये अर्थ, ये इसका ये अर्थ है। भारत में एफडीआई का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई मुख्य परिपक्व अर्थव्यवस्था की तुलना में मॉरिशस से आता है। इसका कारण यह है कि भारत ने मॉरिशस के साथ कर बचाव के समझौते को दोगुना कर दिया इसी कारण। ठीक है, तो देखिए हमें लगभग यहाँ पर 15 सालों के लगभग जो अपना क्या विदेशी सॉरी पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और एफडीआई, इनकी जो पीवाईक्यू उनका एनालिसिस कर लिया। आशा है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट जल्दी अगले वाले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। आप सभी का इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।